बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज कॉफी पर कुरुक्षेत्र का एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग एपिसोड, क्योंकि ऐसा ही जनादेश बिहार की जनता ने दिया है। एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, 200 पार, 201 पर एनडीए, मात्र 36 पर सिमट गया महागठबंधन। आरजेडी 26, कांग्रेस चलिए 6 हो गई सुबह से, लेकिन तो एक वक्त तो आया था कि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी। और बीजेपी 90 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, जेडीयू ज्यादा पीछे नहीं 83 पर, और सारे सहयोगियों ने इस बार जबरदस्त चौके छक्के लगाए हैं। और दूसरी तरफ महागठबंधन के सहयोगी हुए क्लीन बोल्ड, असदुद्दीन ओवैसी 5 सीट। आज बहुत कुछ होगा उनके पास तेजस्वी यादव को कहने के लिए, जिन्होंने कहा था एक्सट्रीमिस्ट को हम साथ नहीं रखते हैं, वो सो कॉल्ड एक्सट्रीमिस्ट 5 सीटें ले गया। तो आज आपके सामने कॉफी पर कुरुक्षेत्र में इस जीत का हम लोग विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। पॉलिटिकल कमेंटेटर रजत सेठी जी हमारे साथ हैं, रजत जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका। और तीनों लोग कॉफी के प्रोग्राम में बिहार की चर्चा में रहे हैं कभी ना कभी। अनंत जी तो कई बार रहे हैं, रजत इस बीच मुझे लगता है एक बार आए, 2 बार मुझे ख्याल से प्रोफेसर साहब आए हैं। और सभी ने जो नतीजा आपको दिख रहा है बाय एंड लार्ज ये दिशा बताई थी। लेकिन रजत की मैं बात करूंगा, इन्होंने कहा था ये महाराष्ट्र जैसा भी हो सकता है। आनंद जी लगातार कह रहे थे कि आपको बिहार इस बार चौंकाएगा। प्रोफेसर साहब का भी ये कहना था कि एनडीए की जीत में कहीं कोई शक दिखाई नहीं दे रहा। एक वो जो एक्स फैक्टर था प्रशांत किशोर वाला, क्योंकि उसने हम सभी को थोड़ा पशुपेश में डाला हुआ था, नॉन कमोडिटी है, क्या करेगा, कैसा करेंगे। लेकिन वो दिखाई दिया कि इस बार इलेक्शन में कुछ ना माहौल था, ना जमीन पर कहीं उनका कोई जो भी कैंडिडेट्स थे 2-4 उनके जो मजबूत उम्मीदवार थे वो कुछ वोट ले गए, नहीं तो कहीं और जनसुराज प्रशांत किशोर के नाम पर ऐसा कुछ दिखाओ इस चुनाव में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा। लेकिन सर मैं आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे इस जीत पे बड़ा बोल्ड इटैलिक्स अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, मोदी 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 मोदी। नीतीश चेहरा थे बिहार का, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस किस्म की हैंड होल्डिंग की, नरेंद्र, आप बिहार में हमारे रिपोर्टर्स जाते थे, 10,000 भी जिसको मिला तो बोलने वाले मिलते थे कि मोदी ने दिया है, सिर्फ नीतीश ने नहीं, मोदी ने दिया है। बिहार की जनता ने डबल इंजन की अहमियत को पहचाना, सबसे बड़ी बात। लोग कहते हैं भाई 2020 भी डबल इंजन था, लेकिन उसमें एक इंजन लेके भाग गए थे बीच में थोड़ी देर के लिए नीतीश कुमार, एक अविश्वास था। इस बार वैसा कुछ भी नहीं था। एनडीए परिवार की तरह लड़ रहा था, एक घर की तरह लड़ रहा था। एक दूसरे की सीट पर एक पार्टी का नेता प्रचार करने के लिए जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जेडीयू की सीटों पर प्रचार कर रहे थे। नारा लोकेश को बुलाया था इन्होंने आंध्र प्रदेश से, वो प्रचार करने तक के लिए आए थे। और दूसरा, मोदी ने बड़ा दिल दिखाया सर, मेरा यह मानना है। नीतीश कुमार को कंधे पर लेकर चलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी, नहीं तो यह नंबर नहीं आ सकता था, ऐसा मेरा मानना है। अनंत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बहुत करीब से नरेंद्र मोदी को देखने वाले लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की बहुत इज्जत करते हैं। मैंने उनसे छेड़ा कि हो सकता है नीतीश बाबू कहीं सीएम न बनाए, तो उन्होंने कहा नहीं मोदी जी ऐसा कर नहीं सकते, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। और जो आप मोटा मोटा मोदी 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 दिख रहा है ना, उसमें ये इस केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखिए कि जो सीमलेस ट्रांसफर ऑफ वोट्स ऑफ अलायंस हुआ है, कि नीतीश बाबू का वोट बीजेपी को मिल गया, बीजेपी का वोट नीतीश बाबू को मिला, चिराग का वोट दोनों को मिला। तो ये जो सीमलेस ट्रांसफर हुआ, जो लोग यहाँ हम लोग भी चर्चा कर रहे थे एक बार ना कि काडर का मिलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप याद करिए छठ पूजा में नीतीश कुमार का चिराग के घर जाना, चिराग का उनका पांव छूना, तो ये सारी चीजों ने बहुत सीमलेसली अलायंस को एक सीमेंटिंग की। हम लोग बड़ी चकल्लस कर रहे थे इस बात पे कि भाई कैसे हो सकता है, मतलब जेडीयू कैसे स्वीकार करेगी चिराग पासवान की। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं जो देख पा रहा हूं कि ये जो सीमलेस ट्रांसफर हुआ, चाहे उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए, अमित शाह ने उनको बुलाया, अमित शाह वहां बैठे रहे, करीब 100 लोगों को उन्होंने मतलब अपने प्रभाव का, अपने दबाव का, प्यार से, दुलार से, पुचकार के, नहीं तो फिर ये बता के कि भैया, तो अमित शाह का जो वो 100 लोगों को वो किया, तो ये एक कंसर्टेड एफर्ट की तरह, टीम की तरह खेली इस बार पूरा एनडीए गठबंधन। चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे आप याद करिए जब वो क्या गांव 5 दे दो, जब उन्होंने हम वाले ने, मांझी साहब ने दिनकर जी की कविता लिख दी थी, दे दो हमारे गांव 5 नहीं तो होगा भीषण दे दो अपने 5 ग्राम, नहीं तो रखो धरती तमाम, वहीं खुशी से खाएंगे परिजन प्यासी लोग। तो ये सब होने के बावजूद जीतन राम मांझी भी लगे, उन पर भी परिवारवाद के आरोप लगे, लेकिन दलितों ने भी, पासवान ने भी, और क्या कहते हैं, जैसे इन लोगों ने मांझी समुदाय, इसके
जो पासी समुदाय 1% वोट है, मैंने उस दिन भी आपकी चर्चा में कहा था जब इन्होंने ताड़ी फ्री करने की बात की थी, तो मैंने कहा था देखिए ये 1% पासी वोट है, उसको तोड़ने का प्रयास है, लेकिन पासी हमेशा पासवान के साथ जाएगा, है ना, क्योंकि पासवान जिसको मतलब अगर जाति का नाम ले, पता नहीं मुझे मालूम नहीं है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसलिए क्षमा करिएगा, जो दुसाध कम्युनिटी है और जो पासी कम्युनिटी है क्लोजली निट है, तो इनसे अलग नहीं जा सकते। वो लोग चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। आप चाहे तारी फ्री कर दो, नीरा फ्री कर दो, हमसे लोग लड़ने लगे, तारी और नीरा में फर्क ही नहीं है। तो नहीं पता है बिहार की राजनीति का। मुझे लगता है कि मोदी 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 एक छत्र छाया उन्होंने फील्ड दिया कि तुम लोग खेलो, और जो उनके टीम थे, जैसे अमित शाह इधर कैप्टन थे, उधर नीतीश बाबू थे, चिराग पासवान थे, मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा, सबने, आप देखिए नतीजों में वो दिख रहा है कि परफॉर्मेंस इतना अच्छा कैसे रहा। सबको जोड़ने वाला ग्लू मोदी, और सबको कहा कि खुल के खेलो, और वैसा ही खेला जैसे इस बार महिला विश्व कप में महिला टीम ने खेली, जैमी ने खेला जैसे, वैसे देखिए आप, जैमी टीम से बाहर हो गई थी, चिराग पासवान टीम में वापस आए और ऐसा परफॉर्म किया, तो आपको बहुत सारे पैरेलल्स दिख रहे हैं। आप जब चुनाव में जाते हो तो पहले तो दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए ना, यार मैं इस चुनाव में बात क्या करने वाला हूं, मैं क्या बात बोलूंगा, मैं किस नाम पे वोट मांगूंगा, क्या याद दिलाऊंगा, अपना क्या काम गिनाऊंगा। दोनों तरफ उसमें महागठबंधन में उसका अभाव देखिए, और इधर कितनी क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी देखिए। क्या कहते थे महागठबंधन वाले, कैसा प्रधानमंत्री को क्या हो गया है, कट्टा जंगल राज, बंदूक गोली छर्रा, ये भाषा बोल रहे हैं। काम किया उस चीज ने। नीतीश कुमार क्यों जरूरी है, तो मोदी ने जाके कह दिया बिहार के दो बेटे हैं, मोदी और नीतीश, नरेंद्र मोदी और नीतीश। बिल्कुल, देखिए सरोज जी, मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो लालू राज में हुआ वो हिरोशिमा के बराबर है, उसको जनता भूले नहीं भूलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और मोदी जी ने वहां पे म्यूजियम खड़ा कर दिया, लगातार चुनावों में, रैलियों में उन्होंने एक एक कथाओं को जो थी, किंवदंतियां थी, उसको निकाल निकाल के डिटेल में बताया कि क्या हुआ था, रीअसर्ट किया। मैं ये हैरान हूं, अगर मैं वो हरियाणा यादव, क्या नाम है उनका, जिनको संजय यादव, हाँ संजय यादव जी आए, वो उनके कोर एडवाइजर हैं, ठीक है। अब वो जो उनके कोर एडवाइजर हैं, अगर मैं तेजस्वी के साथ बैठा होता, मैं सबसे पहले बोलता कि आपके ऊपर एक आक्षेप लगेगा, सबसे पहले आप उसका उत्तर दीजिए, वो जंगल राज बेसिक है, इसकी तैयारी तो होनी चाहिए। आप पूरे चुनाव में उतरे, आपके पास इस बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं था। आप बोलते कि मैं दंडवत प्रणाम करूंगा, चाहे सारी जनता के सामने खड़े होकर माफी मांगूंगा, कुछ भी करूंगा, आपको कोई तो आंसर होना चाहिए था। आप उससे बचते रहे। आपसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी तो तेजू में थी। तेजू भैया ज्यादा साफ सफाई से बात कर रहे थे कि भाई हाँ गलती हुई है मुझसे, या मेरे पिछले जो रूल्स था आरजेडी का, उसमें ऐसा गलतियां हुई मुझसे। क्लैरिटी, कन्विक्शन, आंखों में आंख डाल के बात कर पाने की क्षमता, ये सब नैरेटिव सेट करने की बेसिक शर्तें हैं। आपने दूसरी बात, आपने विषय उठाया जॉब्स का, आपने 2020 में उठाया था, क्रेडिबिलिटी लगती थी 10 लाख की जब आप बात करते थे। आप अचानक से 2.5 करोड़ की बात करते हैं, मतलब ना आप स्टीव जॉब्स हैं, ना आप इलॉन मस्क हैं। आप कहां हैं, कौन, आप कैसे प्रॉमिस कर रहे हैं, कहां से पैदा कर देंगे? तो इतना मतलब आप जनता को मतलब एक सिरे से मूर्ख बना के आप अज्यूम कर रहे हो कि मूर्ख ही हैं, मैं कुछ भी बोलूंगा वो सब हजम कर लेंगे। ऐसा कौन, मतलब ऐसा कौन एजम्पशन के साथ स्टार्ट करता है? नहीं, और अगर आपको अगर नौकरी भी बोलना था, पहली बात तो कुछ बिलीवेबल बात बोलते हैं, वही मैं बोल रहा हूं ना, कोई तो नंबर बोलता है। अच्छा, दूसरा कुछ अगर वो आपके दिमाग में पहले था, तो वो चुनाव के बीच में थोड़ी बोला जाता है, वो आपकी तैयारी होती है, उसका पहले से उसका माहौल बनाया जाता है। और अकेले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करके निकल गए थे, वो कोई नहीं आसपास था, आपके साथ ही थे उस दिन, जिसमें ऐसा लगा अचानक से वो नंबर ही गलती से निकल गया कि 25 लाख बोलना था, 2.5 करोड़ निकल गया। यार आपने जंगल राज वाली बात कही, कोई अगर आरजेडी का ये आदमी प्रोग्राम देख रहा हो, जो बात रजत ने कही है, ये बहुत मुश्किल है इसको कर पाना। लेकिन मैं फिर कहता हूं भाई, इमरजेंसी के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी, बिल्कुल। दिल्ली के लिए सिख नरसंहार के लिए भी कांग्रेस को माफी मांगनी पड़ी थी। जंगल राज के लिए जब तक वहां प्रायश्चित पश्चाताप नहीं होगा, कोई यकीन नहीं करेगा, चाहे लाख कह लें कि तेजस्वी की परछाई भी गलत करेगी तो हम सजा देंगे, कुछ नहीं होने वाला। ये ना कैच-22 सिचुएशन है। अगर वो जंगल राज के लिए माफी मांगते हैं, तो जो सामाजिक न्याय का एक इमारत खड़ी की है उन्होंने, कितना किया ये मुझे नहीं मालूम है, उसका क्या होगा? सामाजिक न्याय का जो उनका वोट बैंक है, जो इस बार ध्वस्त हो गया, सामाजिक न्याय वालों को भी ये लगा कि ये ओबीसी नेता नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा है, लालू यादव ज्यादा बड़े नेता नहीं है। बिहार के जनता ने ये सिद्ध कर दिया। सिर्फ ईसी भी नहीं मिला, बैकवर्ड कास्ट का भी वोट बीजेपी को बहुत मिला है। हाँ, आप बताइएगा आगे।
देखिए साहब, वोट की कहानी आपने जो बात कही ना, बिल्कुल वो सामाजिक न्याय का क्या होगा सर, इसमें दो कहानियां चल रही हैं पैरेलल। पहले वोट शेयर आप देखें इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर के, बीजेपी जेडीयू एलजेपी का वोट शेयर चूंकि दिखा रहा है, हमका और आरएलएम का भी अलग अदर्स में शो कर रहा है, तो वो मैं नहीं ऐड कर पाया इसमें। इन तीन पार्टियों का वोट शेयर है 44.54, 44.5%। मोटा मोटा 1% तो लेके आएंगे दोनों, बाकी दोनों पार्टी 1.5% तो लाएंगे। तो ये 45-46% पर बीजेपी चली गई, एनडीए चला गया 37% से 8% उठा लिया अपने आप को। दूसरी तरफ आप कहानी देखिए, जो मैं कह रहा था, दो पैरेलल चल रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई, इसमें वीआईपी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 35.85 है, 36% है अभी भी, 36% है, 37 था पिछली बार। लेकिन आप जरा मजबूरी सोचिए साहब, एक आदमी की, एक नेता पार्टी का तेजस्वी यादव 2 बार डिप्टी सीएम जो हो लिए, 2015 में इतनी बड़ी जीत उनको मिली थी, सब कुछ 3% भी 2% भी ऐड नहीं कर पा रहे, उसमें बढ़ा नहीं पा रहे। जो आप कह रहे हैं सामाजिक न्याय, जो है अपना वो है, उसमें जरा भी तो आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। टिकटों में आप देख लें, ईबीसी की बात, ईबीसी खूब चला इस चुनाव में। महागठबंधन ने 28 टिकट दिए ईबीसी को, 3 जीते। एनडीए ने 35 टिकट दिए, उसमें से 31 जीते। मल्ला, जिसके लिए वीआईपी जी को रखा हुआ था, मुकेश सहनी जी को, बिंद केवट, मल्ला निषाद, महागठबंधन ने 8 टिकट दिए, एक भी नहीं जीता, एक भी नहीं जीता। और डिप्टी सीएम अनाउंस करवाने के लिए राहुल गांधी से पसीना निकलवा दिया मुकेश सहनी ने। एनडीए ने 8 टिकट दिए, राहुल गांधी जी ने जबरदस्ती अनाउंस करवाया, एनडीए ने 8 टिकट दिए, 7 जिता लिए अपने। गुप्ता साहब के कितने जीते? गुप्ता साहब स्वयं पीछे चल रहे थे मधुबनी से, तो अब ये सोचिए, तो फिर बात कहां के अटक रही? जमालपुर हारी गए वो। तो अब बात अटक इस पे रही है कि बिहार की राजनीति को हम नॉर्मली बाहर से देखा जाता है कि भाई वहां सिर्फ कास्ट है। पहले कास्ट हुआ करता था, ये नहीं, इसे इनकार तो नहीं कर सकते कि बिहार की राजनीति में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कास्ट की भूमिका नहीं है, कास्ट की भूमिका है। लेकिन कास्ट से भी ज्यादा जिस चीज की भूमिका है, जो आनंद जी ने इशारा भी किया कि क्रेडिबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, कि कास्ट का एक आपने जमावड़ा तो बना लिया, तो उधर तेजस्वी ने भी कास्ट का जमावड़ा बनाया, और इधर भी एक ईबीसी, फॉरवर्ड कास्ट, बाकी इनका एक नीचे एक आधार हो गया, एक बेस हो गया। अब उस बेस के ऊपर आप डिलीवरी है, वेलफेयर है, ब्यूरोक्रेसी है, सुशासन है, नरेंद्र मोदी है, राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व है, कितने ज्यादा ऊपर से जितने टॉपिक्स हैं, आप अगर उसको देखिए तो ये तो ऐसा चीज होगा कि किसी भी वोटर को लुभाएगा। और दूसरी बात, मैं बात सुबह से ये कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि जातियां हैं, पर कोई भी नेता अगर ये सोच रहा है कि कोई भी जाति उसकी कैप्टिव है, हिंदी में मैं कहूं अगर उसकी बपौती है और उसी पर उसका अधिकार होगा, तो ये गलत है। क्योंकि आज भारत को अगर विकसित भारत बनना है, तो विकसित भारत के लिए यह आवश्यक है कि आइडेंटिटी हो, सोशल आइडेंटिटी के रूप में कास्ट रहे, परंतु कहीं ना कहीं कास्ट को हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ अगर नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये नहीं होगा। और बिहार में मुझे लगता है कि जो एस्पिरेशनल लोग हैं, जो एस्पिरेशनल युवा है, वो नरेंद्र मोदी की इस बात को समझ रहा है, नीतीश कुमार के क्रेडिबिलिटी को पहचान रहा है, और इसलिए ही आप ये चुनाव सर, कास्ट इज ए रियलिटी। जो बात ये बात बहस जो हमारी चर्चा शुरू हुई, आपने कहा कि अगर माफी मांगेंगे जंगल राज के लिए तो सोशल जस्टिस होगा, और सोशल जस्टिस का क्या होगा? लेकिन जब तक आप वो पैकेज छोड़ाएंगे नहीं, कैसे भरोसा होगा? अभी ईबीसी का हमने डेटा में देख लिया ना, वो कैसे भरोसा करेगा आप पे? सर, वो जो लालू यादव का राज है ना 15 साल का, 90 से 2005 तक का, वो जो आप बात कर रहे हैं ना, 33% उनका इंटैक्ट है, वो ग्लू है उनका। तो वो कैच 22 सिचुएशन में मतलब क्या करें, ये सिचुएशन है। और माफी मांगेंगे तो उनकी जो कास्ट है यादव, जिनको मैं आपके शो पे बार बार कहता हूं कि जो यादव कम्युनिटी है वो बिहार का नव सामंत है। बिहार के कास्ट सिस्टम में चाहे ठेकेदारी हो, चाहे बस का व्यवसाय हो, किसी जमाने में रघुनाथ झा बस के किंग हुआ करते थे और पूरे बिहार में उनकी बस चला करती थी। अब देख लीजिए यादव ट्रेवल्स की बसें चला करती हैं। तो उससे क्या हुआ है कि वो एक नई सामंती व्यवस्था जो पैदा हुई, उससे ईबीसी जो है उनको लगा कि जिस स्टेज पर पहले भूमिहार और ब्राह्मण हुआ करते थे, अब उस जगह को यादव ने इकोनॉमिकली इंपावर किया। जमीन भी उनके पास है, धन भी उनके पास है, रसूख भी उनके पास है, बाहुबल भी उनके पास है। तो समाज में उनकी एक जो धमक बनी
उसने ईबीसी को लालू यादव से दूर किया और नीतीश कुमार जी ने इसको बखूबी पहचाना। प्रधानमंत्री ने इसको सीमेंट करने का काम किया कि ईबीसी को इस तरफ ले आओ, क्योंकि आप देखिए मांझी, पासवान ये सब दलित में है, लेकिन धानुक, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा को कितने टिकट दिया आप देखो। मल्लाह कल ही हम लोग बात कर रहे थे ना, जब वो एक सर्वे में किसी में 4% वोट है, मल्लाह, केवट, निषाद और गंगौत का 4% वोट है। इन 4% वोट में ज्यादा वोट इस बार एनडीए को मिले हैं। गंगौत ट्रेडिशनली नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहे हैं, भागलपुर वाला जो इलाका। अरे देखिए, मैं अब कुछ मैंने तो आज कुछ कमेंट्स निकाले हुए थे सोशल मीडिया पर पत्रकारों ने, सेफोलॉजिस्ट ने जो किए हुए हैं। यशवंत देशमुख जी सी वोटर वाले वो लिख रहे हैं कि वाई इज इट सो डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट दैट फीमेल्स हैव फाइनली शैटर्ड द कास्ट एंड रिलीजन अरिथमेटिक ऑल टुगेदर। तो होती है। महिलाओं ने इस बार जाति और धर्म की दीवार तोड़ दी है। हालांकि मैं जब स्टूडियो में घुसा, मेरे दो मित्र वो इंसिडेंटली एक उस धर्म से और एक उस जाति से हैं जिसको तेजस्वी यादव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, वो दोनों इस बात को नहीं मान रहे थे कि ऐसा होगा कि यादव और मुसलमान उधर वोट देगा। लेकिन ये आप उनको 2-3 दिन में डेटा आएगा तो पता चलेगा क्या वाकई वो दीवार टूटी है। महिला का वोट जो होता है वो ओवरराइडिंग कास्ट होता है। नहीं, ये ऑलरेडी ये चीज असर्ट हो मेगा गया। वोट जो एक्चुअली पड़े हैं राघोपुर, आप केंद्र जो उनके स्ट्रांग होल्ड्स हैं उनमें भी देखेंगे, ये सिद्ध हो गया कि छिटके हैं वोट यादवों के भी। देखिए, मैं जब इलेक्शन एनालिसिस करता हूं, मुझे लगता है आप मोटे कैनवस पे मोटे ब्रश से क्या लिखा गया है पहले उसको देखिए। हम एनालिस्ट जो होते हैं हम ओवर एनालिसिस के चक्कर में फंस जाते हैं कई बार। पहले मोटा मोटा देखिए, स्थूल स्तर पे। मुझे लगता है स्थूल स्तर पे सबसे पहला था अरिथमेटिक कि ये जो आंकड़ा ही है जो वोट बेस रिप्रेजेंट कर रहा था एनडीए, यही अपने आप में 50% से ज्यादा है। तो जब दो हैवी वेट पार्टियां एक तरफ हैं, आपकी जेडीयू और बीजेपी, तो उसी तरफ नहीं है, तो ये उसमें क्या था? हमारे जैसे लोग भी क्यों थोड़ा सा वो थे, मतलब बहुत विश्वास नहीं कर पा रहे थे, वो एलजेपी की वजह से। वो 6% जो था ना, दिख तो रहा था कि यार ये सीधा जुड़ेगा इधर, पर भरोसा नहीं था कि कितना आएगा। वही जो सीमलेस का ट्रांसफर ऑफ वोट वो आ गया। वो नीतीश कुमार छठ में गए, वो वहां मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज रेजोल्यूशन रास्ता इसका 6 महीने पहले ही तय हो गया था। बहुत बैक चैनल डिस्कशंस और बातें और सुलह वगैरह जो भी करना था सब हो चुका था चुनाव में आने से पहले। मोटे कैनवस पे अरिथमेटिक सॉलिड थी। दूसरा, ये महिला का मोटा ब्रश था। जब ये मोटा ब्रश आता 10,000 रुपए, ये छोटी रकम नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं, एक गरीब के घर में ना अपनी बेटी का तिलक कर सकते हो आप 10,000 रुपए में। ठीक है, बहुत ज्यादा लैविश नहीं करोगे, कम से कम आप जो रीति रिवाज है उसको तो पूरा कर सकते हो। कम विद प्रॉमिस ऑफ 2 लाख मोर। ये बड़ी बात है। ये मतलब ये छोटा रकम नहीं है, आप लोग इसको अज्यूम जो कर रहे हैं। मैं एक सेकंड खाली जोड़ देता हूं रजत में, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इमीडिएट इंपॉर्टेंस है कि छठ का माहौल था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बिहार में जो माइक्रो फाइनेंस में जिस तरीके से प्राइवेट कंपनियां घुसी हैं और लोन जिस तरह से दिया जाता है, उसके सूद जो हाई रेट्स पे दिए जाते हैं, मैंने 2-4 लोगों को मदद करके देखा है रजत। तो जिस तरीके से सूद को चुकाने के लिए फिर सूद लिया जाता है, तो ये जो 2 लाख रुपए तक का एक प्रॉमिस है कि भाई 2 लाख तक का आपको मदद मिल सकता है राज्य के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ा मलहम है। और हर एक महिला इस चीज को समझती है कि अगर ऐसा स्टेट सपोर्ट, क्योंकि बिहार इज ऑल्सो अ केस ऑफ स्टेट बेस्ड सर्वाइवल। सब तो साथी बोलने लगे सर, विपक्ष के साथी। ये प्रियंका चतुर्वेदी जी शिवसेना यूबीटी की कह रही है, डियर ऑपोजिशन लीडर्स, अनसॉलिसिटेड एडवाइस, बिन मांगी सलाह, स्पीक टू द वुमेन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, महिलाओं से बात कीजिए, एन ऑल्टरनेटिव कैन नॉट बी विदाउट देम। मान रही हैं कि ये महिला वोट की वजह से, बट वो उनका दूसरी महिला, वो क्या करेंगे अभी आज से 12-15 महीने के बाद में एक स्वीटी पकड़ के ले आएंगे ब्राजीलियन, और उसको बोलेंगे कि देखो स्वीटी ने जाके भाजपा को वोट किया इसलिए भाजपा जीत गई। ये इस टाइप के एनालिसिस उसकी ये जो जमीन है अभी से तैयार होना शुरू हो गई है कि आप डिस्क्रेडिट करो। क्या होता है, देखिए एक बड़ी समस्या है, विकट समस्या। कांग्रेस अब लगातार जब चुनाव हारती है, ऑपोजिशन लगातार चुनाव हारता है, तो वो नेताजी कार्यकर्ता से संवाद क्या करेगा? बात के नेताजी क्यों आ रहे हैं? स्टार्टेड। मेरा मानना है आज कुछ वो चिंगारी दिखनी शुरू हो गई है। तारिक अनवर आए प्रोग्राम में, मानेंगे ही नहीं कि हमारे नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूं। तारिक अनवर आए, तारिक अनवर के राहुल गांधी की प्रशंसा में उनके पास एक तर्क था। यह तर्क था कि 2019 का चुनाव हारने के बाद राहुल जी ने इस्तीफा दे दिया था पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा। किसको दिया? सुने तो अपने आप वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं को जो बिहार में लगे हुए थे उनको उनका अनुसरण करके इस्तीफा देना चाहिए। नहीं, ये सब बोलने दे दे तो क्या फर्क पड़ता है उससे?
केंद्र थोड़ी ना से वहां पे ताकत का केंद्र, वोट चोरी, केंद्र थोड़ी ना वोट चोरी कल तक वोट चोरी चल रहा था। देखिए, गोली खा लेंगे लेकिन अन्याय नहीं होने देंगे। मैंने एक चीज आपको फिर से बोली थी, ये जो आइसक्रीम का फ्लेवर होता है ना सीजन का, वो विषय उठाते हैं राहुल गांधी जी, वो सीजन फ्लेवर क्या चल रहा है अभी मार्केट में, अभी एसआईआर चलाएंगे कुछ दिन तक, वो भूल जाएंगे। एक बात बताइए, मेरे ख्याल से सर मेरी बात को सेकंड करेंगे। कांग्रेस पार्टी में एक वर्ग इन सब बातों से बहुत असहज रहता है। वोट, जब ये वोट चोरी, मोदी वोट चोर और ये बातें हो रही थी बिहार के चुनाव में कि भाई ये गलत है, मोदी को गाली देना तो सबसे पहली बात खुद बोल कब रियलाइज करेगी कांग्रेस की इस काम को नुकसान होता है, वो वर्ग अब वोकल होगा, ऐसा मुझे लगता है। सर मैं आज एक जगह मणिशंकर अय्यर जी के साथ था, बड़ा और बहुत बहुत बधाई आपको। और आपकी ही बात मैंने उनके सामने, मैं जा रहे थे, मैंने कहा सर 1 मिनट रुक जाइए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कहा जिस परंपरा की आपने कांग्रेस के लिए शुरुआत की, वो चाय वाला बोल के, याद है ना 2014 के पहले उनका वक्तव्य, बिल्कुल। और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले अपमानजनक हुए हैं, तब तब इस देश की जनता ने उसका निषेध किया है। चौकीदार चोर है कि अपार सफलता के बाद वोट चोर पर बिहार की जनता का जवाब आ गया। लेकिन जो महिलाओं की बात कर रहे थे, उसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार ने जो कास्ट सर्वे कराया था सौरभ जी, उसमें 32% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आय 6,500 रुपए है, सही। और उस 6,500 आय मासिक आय वाले को एक मुश्त 10,000 रुपया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसको सिर्फ 10,000 से मत जोड़िए, वो उन महिलाओं का अपमान है कि 10,000 लेके वोट दे दिया। ये महिलाएं वो हैं जिनको 2005 में बालिका रहते हुए डीबीटी के माध्यम से साइकिल खरीदने के लिए पैसे दिए गए, फिर स्थानीय निकाय के चुनाव में उनके लिए आरक्षण किया गया, फिर 7 निश्चय में नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काम किया, और अब जाके उनको अपने पैरों पर खड़े होने और सूदखोरों से मुक्त होने के लिए एक ऐसा चीज दिया गया। तो इसको जो लोग रेवड़ी या वोट खरीदने का उपक्रम करते हैं, मैं उसको नीतीश कुमार के फीमेल कंस्टिट्यूएंसी, ये बात सही है। एक लाइन और जोड़ देता हूं सर, इतनी सारी बातें हैं, क्योंकि हम इस चीज को भूल जाते हैं कि जो बिहार में लड़का पढ़ना चाहता है, जो गरीब है, उसको दिल्ली और अन्य जगहों पर जाने के लिए 4 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी है। ये जो युवा वाला वर्ग है, उस वर्ग के बारे में सोचिए, जो खास करके ईबीसी ओबीसी तबके के लोग हैं, जो उनको 4 लाख रुपए का अगर स्कॉलरशिप मिल रहा है बिहार से जाके पढ़ने के लिए, वो छोटी सर ऐसा है ना, नीतीश जी का ट्रैक रिकॉर्ड था, जैसा उन्होंने बताया, साइकिल पोशाक से लेकर के डोमिसाइल से लेकर के सब कुछ दिया, पुलिस में भर्ती में आरक्षण किया, सब किया महिलाओं के लिए। तो उनको पता था कि आदमी जो कह रहा है करता भी है। एक बात है, नहीं तो 30,000 रुपया डाल रहे थे अकाउंट में, 10 जनवरी को 30,000 रुपया डालने वाले थे हर महिला के अकाउंट में। तेजस्वी यादव जी ले लेते 30,000, तो 3 गुना आता 10,000 का, लेकिन नहीं उस पर भरोसा किया। बट अनपॉपुलर ओपिनियन, देखिए ये थोड़ा सा लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं थी, ये तो मानना पड़ेगा। इस चुनाव में 10,000 की किस्त जा रही है, भाई इसका प्रभाव बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा है। तो ये मुझे लगता है कि इस बात को अगर थोड़ा और जोर शोर से उठाया होता विपक्ष ने, तो थोड़ी लॉजिकल साउंड करते, बजाय कि कुछ भी आए दाएं बाएं बोलने। नहीं, बजाय इस बात का प्रश्नांकित करने के, आपने तो उससे बड़ा लालच दिया ना, और आपकी साख वैसी थी नहीं। देखिए, जो गवर्नमेंट को होते हैं ना, उनको इस तरह की चीजें को करने का एक, अब तो इसमें तो हेमंत सोरेन ने भी दिया मैया योजना में, झारखंड चुनाव में, और लोगों ने कहा कि हेमंत को भी फायदा हुआ। एमपी में दिया, महाराष्ट्र में दिया, एमपी में तो चलो लंबे समय से बंगाल में दिया, और महाराष्ट्र में भी दिया। तो मुझे लगता है कि अगर जो सत्ता में रहता है उसको ये एडवांटेज तो रहता है, क्योंकि उसका लेवल प्लेइंग फील्ड में तो फिर एंटी इनकम्बेंसी भी तो होता है ना। अच्छा देखिए, आप जरा, हमने कहा था इसमें दिख रहा है मोटा मोटा मोदी मोदी मोदी, बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बस यहां पर पहुंचने वाले होंगे कुछ मिनटों के अंदर। अब जरा आप देख रहे हैं, स्ट्राइक रेट की बड़ी बात चल रही है। राहुल, एक बार मुझे याद है चुनाव में जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें तेजस्वी यादव की बड़ी फोटो लगी थी, राहुल गांधी की फोटो नहीं थी, तो बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई। तो अशोक गहलोत जी बने, जहां पर गए थे अग्निशमन दल बनकर, संकट मोचक बन के, अग्निशमन से ही गए थे। तो उनसे पूछा गया, साहब नाराज है कांग्रेस के कार्यकर्ता, राहुल जी की फोटो नहीं लगी है, तेजस्वी की इतना बड़ा कटआउट है। बोले भाई यहाँ तो तेजस्वी जी है ना, यहाँ के नेता, तो राहुल जी की फोटो वहां लगेगी जहां पर नरेंद्र मोदी की फोटो होगी, तो उनके सामने लगेगी। तो नरेंद्र मोदी ने 13-14 रैली की, बाल हट भी तो हुआ था। तो राहुल जी ने कहा हम क्यों करेंगे ज्यादा, हम भी 13-14 ही करेंगे। अब आप उसका स्ट्राइक रेट देख लो साहब। नरेंद्र मोदी सासाराम, गया, मुंगेर, बख्तियारपुर, हाजीपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गए, 100% सीट्स डिलीवर्ड। मोदी जहां गए 100% सीट डिलीवर्ड।
और राहुल गांधी जहां गए, और ये एक हमारे साथी मित्र हैं वो राहुल शिवशंकर, उन्होंने डेटा डाला हुआ है, ये जिले नहीं बता रहे हैं कि इन जिलों में गए, वो सीट बता रहे हैं। इस सीट पर राहुल गांधी ने प्रचार किया। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, किशनगंज, सब जगह बीजेपी और जेडीयू जीत गई। आप वो सीट भी डिलीवर नहीं कर पाए जहां आप जाके प्रचार कर रहे हो। सर, आपके बगल में अगर पप्पू यादव खड़ा होगा चुनाव प्रचार में, प्रियंका जी को भोले बाबा की मूर्ति देगा, बढ़ चढ़ के बड़बोलेपन में कुछ से कुछ बोलेगा, तो जनता को समझ में आता है। सर, मैंने आप ही के शो में पप्पू यादव जी के साथ ये बातचीत की थी और मैंने उनको कहा था कि आप सब लोग मिलजुल के करते हैं। पप्पू यादव तो पोस्टर बॉय थे जंगल राज के। और पप्पू यादव को कांग्रेस अब कन्हैया कहां गए चुनाव प्रचार में? सर बताओ आप। भाई, ये अंतर विरोध था ना पार्टी में। तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया आगे बढ़े, क्योंकि एक दूसरा युवा नेता खड़ा नहीं हो जाए कोई बिहार में, तो इसलिए उनको था कि कन्हैया को बैकड्रॉप में रखो। तो ये अंतर विरोध और एक सॉलिड गठबंधन, ये इसका चुनाव था। विरुद्धों का सामंजस्य बना नहीं पाए वो लोग, तो इस कारण से जनता को लगा कि यार इसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। कन्हैया जी के पास लेकिन एक दिव्य दृष्टि है। कन्हैया कुमार जी ने कहा था एक इंटरव्यू बहुत में, बड़ा दिव्य वो है पार्टी मतलब कांग्रेस पार्टी की बड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं कीजिएगा तो बीजेपी को नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते, नहीं हरा सकते। 19 में कहा था, 24 में कह रहा हूं, 24 में कहा था, 29 में फिर कहूंगा। पर सौरभ जी, सौरभ जी, इन्होंने क्या मतलब, मैं समझा, कांग्रेस को मजबूत नहीं कीजिएगा, कौन करेगा? कार्यकर्ता तो वही है। नहीं, वो लोगों से कह रहे आओ ना, क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा, वो नेता हो गए, बहुत बड़े नेता हो, हेलीकॉप्टर से चलते हैं भाई। नहीं, सर कांग्रेस को, ये तो एलिमेंट्री पॉलिटिक्स की बात मैं बता रहा हूँ। कांग्रेस जब मजबूत थी, जब थी मान लीजिए, तो क्यों मजबूत थी? अच्छा, आपके बाल्यावस्था में होगी? हाँ, मेरे बाल्यावस्था में। आज बाल दिवस है। हाँ, बाल दिवस है, इसीलिए मेरे बाल्यावस्था में ही, और मुझे लगता है मेरे जन्म से पहले की बात कांग्रेस बहुत मजबूत थी, पर वो एक सोशल कोलिशन था। आज कांग्रेस सोशल कोलिशन के किन अवयवों को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्लेक्ट करती है, बता दीजिए ना। और खास करके मैं काउ बेल्ट की बात कर रहा हूं। सर, वो कम्युनिस्टों को रिप्रेजेंट करती है। वही तो मैं नहीं, सोशल कोलिशन के किस धड़ को, किस अवयव को रिप्रेजेंट करती है? एक लीडरशिप उसका ऑर्गेनिक है, नहीं है। एक लीडर जो सीधा यहां से उठता है और हार का सामना करने के बाद सीधा उत्तर प्रदेश से केरला तक की यात्रा कर लेता है, वो किस अवयव की बात कर रहे हैं? ये चीज हम लोगों ने, सौरभ जी, आपसे भी चर्चा करी थी पिछली बार जब मैं था यहाँ पर। मैंने बोला कि एक इमोशनल कनेक्ट राहुल गांधी का क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं वो खड़े होके कतार में उन्होंने छठ प्रसाद मांगा? आम जनमानस के पास घर घर में जाते, बोलते कि मुझे आप प्रसाद लोग दीजिए। ज्यादा अपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, नहीं, देखिए, थोड़ा तो आप राहुल जी से आप अपेक्षा रजत जो कह रहे हैं, हिंदू इथॉस को समझ लें और वो ऐसे प्रयास तो आपको, फिर आप कोलंबिया की राजनीति करिए ना, वहां पे भी खाली है माहौल। रजत, वहां पे कोलंबिया में नहीं है। आप लोगों कोलंबिया छोड़िए, आज कहां है राहुल गांधी? मैं तो राजदीप से पूछ के आया कि आप तो मित्र हैं उनके, बताइए कहां है? किसी को पता ही नहीं। मुझे पता है, मस्कट में। रजत जी जैसे लोगों की अपेक्षाओं के कारण ही वो शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लिए थे। नहीं, ये मैं सही कह रहा हूं। आप लोग अपेक्षाओं का इतना दबाव बना देते हैं उन पे। अरे वो छठ पूजा की लाइन में लग के, अरे सर, वो दबाव ले वो दबाव ले रहे हैं क्या? उन्होंने तो चुनाव से पहले कह दिया था, जब वो पहले फेज की वोटिंग से पहले हरियाणा चोरी की उन्होंने सो कॉल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सर उन्होंने उस दिन कहा था कि बिहार के चुनाव के बाद मैं आपको यही डेटा बिहार के लिए दे रहा हूँ। He considered that day. तो गए डाटा लेने गए। देखिए, कोई मतलब पैराशूट से आप कूदते हो, आपके पास बड़े कृत्रिम से विषय होते हैं जो कि योगेंद्र यादव टाइप के जो आपके सलाहकार हैं वो बना देते हैं। आप एक पैरेलल दूसरे प्लेनेट पे आप जीते हो जहां पे वह मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे जमीन पे कोई जो आज कितना बड़ा लॉजिकल फ्लो है एसआईआर में। जो वोटर है वो वोट करने जा रहा है, देख रहा है कि मेरा नाम है, उसको आप एसआईआर चमका रहे हो कि नाम गायब है। किसका नाम गायब, किस भूत का नाम गायब है? ये कितना लॉजिकल मतलब उसी में तर्क में ही समस्या है। फिर आपने इसी को मेन इश्यू बनाए रखा। बीच में 50 दिन गायब हो गए, कोलंबिया चले गए। उसके बाद छठ में कूदे, तो छठ में आपने एक स्टेटमेंट दिया, वो भी नेगेटिव दिया जब आपने छठ को इन्वोक किया, गलत तरीके से इन्वोक किया। आप उससे भी आप बच सकते थे अगर आप कतार में खड़े होते, कुछ तो हाथ जोड़ते। उसके बदले छठ के बदले उन्होंने किया क्या? उन्होंने यहाँ एक मीटिंग बुलाई, बिहार के कुछ लड़कों को जमा किया और उनसे पूछ रहे थे कि छठ क्या होता है, कैसे होता है, बताइए। क्या ये उनके काफी तस्वीरें आई, कैमरे पे करने वाली बात है क्या? अब
मतलब ये आस्था नहीं, ये महा आस्था का पर्व रहता है। इसमें मतलब इस डिग्री का वो एसोसिएशन है बिहार का। और मैं, चूंकि मेरा ससुराल है और मैं खुद भी अचंभित होता हूं कि ये जो जोड़ है छठ का पूरी बिहारी आइडेंटिटी से, इससे बड़ा जोड़ कुछ नहीं हो सकता। आपने इतना महत्वपूर्ण पर्व को काफी हल्के में डील किया। पर उसमें सिर्फ पर रजत वो हर स्टेट में उनको, आपने कभी, अच्छा मैं बोलता हूं, आपने कभी उनको दिवाली के दिन दिया लगाते हुए देखा है? कभी भी? कैसे राजनीति? दिया भाई, दिया तो ट्रंप भी लगा लेता है व्हाइट हाउस में, उनको सर ट्रंप भी लगाता है दिया। आपको उतना दिया लगाने में क्या दिक्कत है? कल को आप अवध की राजनीति करना चाहेंगे, दिवाली को आप मानते मंदिर नहीं जाते हैं। हैं, मगध की राजनीति करना चाहेंगे, छठ को आप मानते नहीं सर। हैं। मंदिर जाते तो हैं, अरे वो गंगा में पानी डाल के लोटा उसी में डाल देते हैं, पोखर में नाव से कूद जाते हैं। अब आप देखिए, किसी भी ऐसे नेता को आपने देखा है आज तक कि मछली पकड़ने के लिए जूता पैतावा पहन के कूद गए नाव पर से, और कूदे ऐसा मुकेश सहनी के साथ कि उसको भी ले डूबे। वो एक्साइट हो जाते हैं, मुझे लगता है छोटी छोटी बातों पे कि ये मोमेंट बना दो किसी तरीके से। सर मोमेंट नहीं बनाया जाता सर, वो समाज समाज के बारे में जो समझ नहीं है उससे वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो एक्साइटेड इसलिए वो होते हैं। कूल कहां महसूस करते हैं? जो जेन जी के जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको अगल बगल बिठाते हैं, वो पुकी और जेनजी की लैंग्वेज में बात करते हैं, उसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ब्लश भी करेंगे कि मुझे पुकी बोला। अब आदमी आम, आपके व्यूअर्स को मैं पूछता हूं, पुकी का मतलब आपके व्यूअर्स को भी नहीं पता होगा। पुकी क्या होता है? पुकी मतलब क्यूट होता है जेनजी की भाषा में, कि डिंपल वाला क्यूट है। अब ये सब आप इतना कल्चरल डिस्कनेक्ट है आपका। भाई साहब, आप लोग बेकार में राहुल गांधी बहुत को सीखना discuss पड़ेगा कर- सर हमें। बहुत बेकार में राहुल जी राहुल गांधी हमको भी समझना एक पड़ेगा। बात समझ लीजिए सर, तालाब में कूदे जरूर, लेकिन बिहार की मछलियां बहुत तेज हैं। क्या बात। वो समझती हैं राजनीति के नुआंसेस को, और वो नहीं आई। लेकिन जब आप लोग परिवार की बात कर रहे थे ना, कोalition की, तो मुझे एक वाक्य याद आया जो मुझे अभी किसी ने फोन पे बताया कि राजत्व जो है वो भाईचारे की मोहताज नहीं होती है। को किंगशिप नीड्स नो किनशिप, कुछ अंग्रेजी में ऐसा कहा जाता है। तो वही बिहार में अभी देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा भविष्य की अगर चर्चा करें कि राजनीति में होगा क्या भैया, आपको लगता है तेजस्वी कुछ इवॉल्व होंगे इससे, कुछ नया? फिर आप भी रजत जैसी बातें करने लग गए कि ये जैसे राहुल गांधी से एक्सपेक्ट कर रहे। अरे तेजस्वी जी को सबसे पहले एक्सेसिबल होना पड़ेगा सर। वो इनएक्सेसिबल है, वो किसी का फोन नहीं उठाते, लोग उनसे संपर्क नहीं कर सकते। टी-शर्ट तो बढ़िया पहनते। लेयर ऑफ, अब राहुल गांधी के चक्कर में अच्छा भला कुर्ता पैजामा में एक व्यक्तित्व तो लगता था, वो भी टी शर्ट पैंट पहनने लगे रंग बिरंगी, रंग बिरंगी। मुझे लगा वो यहाँ लालटेन लगा के। तो मैं ये कह रहा हूं, उनको सबसे पहले एक्सेसिबल होना पड़ेगा सर। वो जो एक इलिटिज्म उन्होंने अपने आसपास धर लिया है ना, कि उनका जो राहुल गांधी के कंपैरिजन में तो कुछ ग्राउंडेड लगते हैं सर। ग्राउंडेड लगते होंगे, पर अखिलेश की डिग्री के ग्राउंडेड नहीं है। अभी अखिलेश और एक स्तर पे ग्राउंडेड हो चुके हैं, परिस्थितियों ने सिखाया है उनको। नहीं, पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां तक तेजस्वी जी का सवाल है, जो ये जो इस बार की चुनाव, और देखिए हम ये मान के चलते हैं कि किसी एक नेता के उभरने में कोई एक चुनाव उसका डिफाइनिंग मोमेंट होता है। मुझे लगता है तेजस्वी का वो बस जो है वो ही हैज ऑलरेडी मिस्ड द बस। वो 2020 का चुनाव था। इस चुनाव में तेजस्वी के पास ऐसा कोई कारण नहीं था कि लोग उसकी तरफ देखें। पिछले चुनाव में एक सोशल कोलिशन भी था, सर जोश था, उनके हेलीकॉप्टर राइड देखते थे, गमछा लेके हाथ में। मनोज झा जब उसको ड्राइव कर रहे थे तो कहीं ना कहीं अगड़ी जाति के लोगों को भी ये लगता था कि शायद पिछली बार नारा भी A to Z दिया था। इस बार के चुनाव में तेजस्वी क्या कर रहे थे? एक हरियाणा से आयातित, अगर आप एक यादव लाएंगे हरियाणा में से लाके, आपको और कोई नहीं मिला था। मैं तो बार बार ये कहता हूं, राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राजद में मुझे 4 स्टार प्रचारकों का नाम बता दीजिए। जदयू में बड़ा फेमस प्रश्न भी तो पूछा था उन्होंने। बीजेपी के पास तो स्टार लाइनअप है। जदयू के पास भी 4 ऐसे नेता थे जो अलग अलग क्षेत्रों में घूम रहे थे, जा रहे थे। नीतीश कुमार रैली कर रहे थे। परंतु जिस तरीके से राजद में तेजस्वी ने अपने आप को सेंट्रल बनाया और सबको डिमिनिश कर दिया, उसका एक, अगर आप 24 के बाद आप जरा बीजेपी के लिए जरा सोचिए। 24 का 240 को तो नहीं होगा ना, अब 18 को शपथ ग्रहण तो नहीं होगा ना। पहले ही कलम से जो फैसला होना था वो भी नहीं होगा। तो अच्छा, तो देखिए 2024 के बाद महाराष्ट्र होता है, हरियाणा होता है, दिल्ली होता है, और अब उसके बाद बिहार।
और अभी तो मुझे कोई कह रहा था कि ये 240 बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाजपा के लिए। सर एक चीज भूल रहे हैं आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला चुनाव ऑपरेशन है। सिंदूर की बात पहला चुनाव है। मैं आपको जरा बीजेपी दफ्तर लेकर के चलता हूं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हम कह रहे थे कि इस चुनाव पर बड़ा बड़ा मोदी 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 लिखा हुआ है इस बम्पर जीत के ऊपर। देवेंद्र पराशर वहां पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर मौजूद हैं। देवेंद्र, आज सुनने लायक होगा प्रधानमंत्री मोदी का भाषण। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चुनाव को अपनी पार्टी के लिए मैसेजिंग के लिए अपने ऊपर लेकर के वो चले, अपनी बहुत पॉलिटिकल कैपिटल झोंकी इस चुनाव में। बिल्कुल सर, अब तकरीबन 14 रैली रोड शो इसके अलावा उन्होंने किया था, तो समझा जा सकता है कि ऐसे में इस प्रकार के नतीजे के बाद अगर पीएम आ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय, जहां पर जब जब पार्टी की जीत होती है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो उस जीत के बाद पीएम मोदी का आना, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना और कार्यकर्ताओं के मार्फत पूरे देश की जनता को उस चुनावी नतीजे के बारे में क्या मैसेजिंग है ये बताना हमेशा से एक बड़ी पार्ट हिस्सी रही है। आज की अगर मैसेजिंग की बात करें सौरभ, तो पीएम का फोकस दो चीजों पे बहुत ज्यादा हो सकता है। पहली बात तो ये कि ये जो मैंडेट है वो एक इंडिया के गवर्नेंस मॉडल के लिए मैंडेट है, ये केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का के लिए मैंडेट है, ये राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैंडेट है। और दूसरी चीज जरूर राजनीतिक तौर पर आप देखेंगे कि आज जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उस दिन कांग्रेस पार्टी की ये जो दुर्गति है, कांग्रेस पार्टी की ये जो हालात हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ संदेश देंगे विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी को भी कि किस हाल में पहुंच गए हैं अपने एजेंडे के लिए। वो इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि आपको ध्यान होगा कि 2019 में किस प्रकार से उन लोगों ने प्रधानमंत्री चोर है राफेल को लेकर विवाद खड़ा किया और जनता ने कैसा मैंडेट दिया था। इस बार फिर से उन्होंने वोट चोरी करके चोरी जैसा नैरेटिव करने की कोशिश की और बिहार की जनता ने कैसा मैंडेट दिया है। तो बार बार इस प्रकार की मुंह की खाने के बाद क्या राहुल गांधी, क्या उनकी कांग्रेस पार्टी अपने एजेंडे, अपने नैरेटिव में कोई कोर्स करेक्शन करती है या इसी प्रकार के कैंपेन को लेकर चलती है, इस बाबत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर कुछ राजनीतिक जंग मार सकते हैं, कुछ एक संदेश दे सकते हैं। लेकिन ज्यादा चटक चीज ये नजर आएगी कि एक गवर्नेंस मॉडल को अगर इस प्रकार से मैंडेट मिल जाए, 2005 की बात करें, 2010 की बात करें, हालांकि 15 में दोनों अलग रहे थे, वहां बीजेपी को हार हुई, फिर भी इस पर साथ रहे, फिर जीत हुई, इस बार 25 में साथ है तो जबरदस्त 2010 वाली जीत हुई। तो उस माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पे आना, जो पीछे जिस जगह पे पीएम मोदी संबोधन करेंगे उसके ठीक पीछे जो होर्डिंग लगाया गया उसमें बिहार की जनता का धन्यवाद। मनोज तिवारी जो कि सांसद तो है दिल्ली से लेकिन बिहारी है और उनके गाने लगातार यहाँ पे चल रहे हैं। इस पूरे माहौल को सौरभ अगर देखें तो बाहर लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया है कार्यकर्ताओं के लिए और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बिहारी वोटर्स न सिर्फ एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए बिहार में मायने रखते हैं, बल्कि दिल्ली की जो जीत हुई थी उसमें भी पूर्वांचली वोटर्स का एक बड़ा योगदान था। और उस लिहाज से बीजेपी एक साथ एक तीर से कई निशाने साधी है मैसेजिंग के तौर पे और उसी के लिए इंतजार किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद निकलेंगे प्रधानमंत्री निवास से, यहाँ बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तकरीबन 7 बजे के आसपास। सौरभ 7 बजे के आसपास। देखिए, 2 बिहार के लाल और 1 बिहार के दामाद यहाँ बैठे हुए, लिट्टी चोखा का स्टॉल लगा हुआ है बीजेपी मुख्यालय के बाद लगवाना चाहिए यहाँ पे। आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे थे देवेंद्र, देखिए प्रधानमंत्री ने कहा था परजीवी पार्टी है, सहयोगियों से बस लेना आता है, सहयोगियों के दम पर चलना आता है। कैसे कहां ले आए राहुल गांधी अपनी पार्टी को, आप समझ रहे हैं बिहार में? AIMIM ट्रोल कर रही है कांग्रेस पार्टी को, ओवैसी ट्रोल कर रही है सर, पोस्ट किया हुआ है कांग्रेस ने वोट काटकर हमें भारी नुकसान पहुंचाया वरना हम 15 सीट जीत रहे थे। कांग्रेस AIMIM कह रही है कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है। ट्रोल नहीं कर रही है सर, वो हकीकत लिख रहे हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को बहुत गंभीरता से लीजिए। उन्होंने मतलब आप देखिए उनका और कांग्रेस का सीट लगभग बराबर है, जबकि वो 20, 22, 24 सीटें लड़ रहे थे। 5 कांग्रेस अब 6 पे आ गई, हाँ, 5 पे है। तो वही तो 5, अरे 138 साल की पार्टी और कहां एक सांसद की पार्टी। तो अब आप इसमें करो, वो ठीक कह रही है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। खास करके अगर ओवैसी साहब का जो राजनीति है और जिस तरीके की राजनीति करते हैं, अगर वो वाकई पूरे भारतवर्ष में इस तरह से अलग अलग कोनों में इस प्रकार से अगर अपना प्रभुत्व बनाने लगेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए खतरा हो सकता है। आप इस चीज को वो तो देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने जब देश पर संकट आया था और सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो उस समय ओवैसी ने जो स्टैंड लिया था और ऐसे आदमी को एक्सट्रीमिस्ट कह के भी इन्होंने गड़बड़ किया, वो जो इसका जिक्र आपने खूब भुनाया ओवैसी साहब। लेकिन क्या है ना, मुझे लगता है अभी वोट शेयर आएंगे सर, तो मुसलमानों ने किसको वोट दिया, क्योंकि सीमांचल के इलाके में एनडीए ने भी बेहतर किया है।
अपने पूर्व के प्रदर्शन से शायद बेहतर किया है, ऐसा बेहतर किया जैसे है। मैं 12 देख था, रहा मेरे ख्याल से उससे ज्यादा तो, होगा। 16 तो हुआ है अगर मुसलमानों ने, फिर उसमें यह देखना होगा कि मुस्लिम महिलाओं ने किसको वोट दिया, तो कुछ वर्जनाएं टूटेंगी मुझे लगता है बिहार के इस चुनाव से, कि क्योंकि सारे यादवों ने इस बार तेजस्वी जी को वोट नहीं किया है। यादव का वोट बड़े चंक में एनडीए के साथ गया है, क्योंकि एनडीए ने भी बड़ी संख्या में यादवों को टिकट दिया था, पहले भी देते रहे हैं, और इनके पास भी जैसे नंदकिशोर यादव का टिकट इन्होंने काटा इस बार पटना से, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिला। तमाम तरह के जाति समीकरण को इस बार बिहार ने ध्वस्त किया है। पूरा देश में जाति के आधार पर चुनाव होता है, आंध्र प्रदेश में से लेके रेड्डी, नॉन रेड्डी, वोक्का लिग्गा और क्या पता नहीं जो कर्नाटक लिंगायत, कर्नाटक में मराठा, गैर मराठा, बिहार को बिना मतलब बिहार को बिना मतलब बदनाम किया जाता है कि जाति के आधार पर वहां सब कुछ होता है। तो इस बार बिहार की जनता ने देश को बताया कि यह है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ वोटिंग, जिसमें आप जाति समाज से ऊपर उठकर अपने एस्पिरेशंस के लिए वोट डालो। और जो स्वप्न प्रशांत किशोर दिखा रहे थे उसके बारे में रजत जी से पूछे कुछ।